नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाब देना पड़ेगा। आपके साथ मैं हूं पल्लवी रविंद्र सिंह। कोरोना के बढ़ते ग्राफ को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने वीकेंड लॉकडाउन का समय बढ़ा दिया। अब यूपी में साप्ताहिक लॉकडाउन शुक्रवार रात से मंगलवार सुबह 7 बजे तक रहेगा। सरकार से जुड़े सूत्रों का कहना है कि वीकेंड के अलावा आने वाले दिनों में लॉकडाउन की मियाद और बढ़ सकती है। आपको बता दें कि यूपी में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। पूरे सूबे में 24 घंटे में 29,000 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। लेकिन सवाल अभी यहीं पे पड़ा हुआ है कि आखिर जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में मामले बढ़ते जा रहे हैं, सरकार क्यों मौन है। आज की चर्चा करेंगे इसी मुद्दे पर, लेकिन इससे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। कोरोना के बढ़ते ग्राफ को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने वीकेंड लॉकडाउन का समय बढ़ा दिया। अब यूपी में साप्ताहिक लॉकडाउन शुक्रवार रात से मंगलवार सुबह 7 बजे तक रहेगा। सरकार से जुड़े सूत्रों का कहना है कि वीकेंड के अलावा आने वाले दिनों में लॉकडाउन की मियाद और बढ़ाई जा सकती है। आपको बता दें कि यूपी में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। पूरे सूबे में सिर्फ 24 घंटे में 29,824 नए केस सामने आ चुके हैं, जबकि एक दिन में अब तक सबसे ज्यादा कोरोना संक्रमितों की मौत की खबर सामने आ चुकी है। पूरे सूबे में 24 घंटे में रिकॉर्ड 266 लोगों ने कोरोना से संक्रमित होकर दम तोड़ दिया। लखनऊ में कोरोना संक्रमितों की संख्या कम हुई है। 24 घंटे में यहाँ 3,759 संक्रमित मरीज सामने आए हैं। आपकी जानकारी के लिए आपको बताते चले कि बुधवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी सरकार को 5 बड़े शहरों में 14 दिन का संपूर्ण लॉकडाउन लगाने की अपील की थी। सरकार की ओर से संपूर्ण लॉकडाउन लगाने से इनकार कर दिया गया था, लेकिन संक्रमण के बढ़ते खतरे को देखते हुए अब वीकेंड लॉकडाउन की अवधि को धीरे धीरे बढ़ाया जा रहा है। पहले वीकेंड लॉकडाउन की अवधि शुक्रवार की रात 8 बजे से सोमवार सुबह 7 बजे तक थी, लेकिन अभी इसे बढ़ाकर मंगलवार सुबह 7 बजे तक कर दिया गया है। यानी अब हर हफ्ते 3 दिन तक साप्ताहिक बंदी रहेगी। इस दौरान केवल दवा की दुकानों और डेयरी की दुकानों को खोलने की इजाजत होगी। सरकार ने लॉकडाउन बढ़ाकर 3 दिन तो कर दिया, लेकिन सवाल ये कि अस्पतालों की बदहाली कब सुधरेगी। कोरोना काल में देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ जरूर जोर देकर कह रहे हैं कि प्रदेश में ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है, लेकिन अस्पताल में मरीजों को एडमिट करवाने के लिए भटक रहे परिजन कुछ अलग ही कहानी बयां कर रहे हैं। राज्य के बड़े बड़े अस्पताल इस समय ऑक्सीजन संकट से जूझ रहे हैं। कई जगह तो ऑक्सीजन खत्म होने के नोटिस भी चस्पा कर दिए गए। बस ये पहला मामला नहीं है जब अस्पताल की तरफ से हाथ खड़े कर दिए गए। आपकी जानकारी के लिए आपको बताते चले कि अस्पतालों ने अब नोटिस चस्पा करना शुरू कर दिया। कुछ दिन पहले टीएस मिश्रा अस्पताल में भी ऑक्सीजन संकट देखने को मिला था और गेट पर ऑक्सीजन खत्म करने का नोटिस लगा दिया गया था। उस नोटिस के बाद ही उन्हें ऑक्सीजन सप्लाई दी गई थी। राज्य के कई दूसरे अस्पतालों से भी ऐसी खबर सुनने और देखने को मिल रही है, लेकिन सरकारी दावे अभी भी कायम है और मरीज भी दर दर भटकने को मजबूर हो रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, आर्या न्यूज। मंगलवार तक लॉकडाउन रहेगा, लेकिन क्या संक्रमितों की संख्या पर कंट्रोल पाने के लिए सरकार के ये जो कदम है कारगर साबित हो सकता है? क्योंकि उत्तर प्रदेश के जो आंकड़े हैं वो कहानी कुछ और बयां कर रहे हैं। आंकड़े आपको दिखा देते हैं ताकि अब जो चर्चा कर रहे हैं जवाब देना पड़ेगा में आप उसे समझ सके कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश में लगातार आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। 24 घंटे की बात करें, 35,156 नए मामले सामने आए। ठीक हुए लोगों की संख्या 25,613। यानी आपको बताते चले, उत्तर प्रदेश की बात करें तो विशेषज्ञ ये मान रहे हैं कि रिकवरी रेट काफी बेहतरीन है उत्तर प्रदेश में। संक्रमितों की संख्या भले ही बढ़ती जा रही है, लेकिन मरीज ठीक भी हो रहे हैं। आंकड़े आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हैं। 35,156 मामले सामने आए हैं। 25,613 लोग ठीक हो चुके हैं, वायरस को मात दे करके घर वापस जा चुके हैं। कुल मामले आपको बताते चले, अभी तक उत्तर प्रदेश में 1,18,02,848 ये पूरा आंकड़ा है उत्तर प्रदेश का। यहां पर आपको मृत्यु दर के जो आंकड़े वो भी बताते चले, 11,943 है उत्तर प्रदेश में। 11,943 लोगों ने कोरोना से संक्रमित होकर अपनी जान गंवा दी है। सक्रिय केसेस बेहद महत्वपूर्ण है। आपको बताते चले, सक्रिय केसेस की संख्या यहां पर बनी हुई है
3,09,237 आपको बताते चले सक्रिय केसेस की संख्या बनी हुई है। 24 घंटे के आंकड़े आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हैं। 24 घंटे में संक्रमित हुए लोगों की संख्या बनी हुई है 35,000 के आसपास। लेकिन ठीक हुए लोगों का जो आंकड़ा है वो उत्तर प्रदेश को राहत देने वाला है। इस महामारी के दौर में जिस तरीके से कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है, 25,613 लोग जो हैं आपको बताते चले वो इस वायरस को मात दे करके घर वापस जा चुके हैं। लेकिन जिस तरीके से केसेस उत्तर प्रदेश में लगातार बढ़ते जा रहे हैं, इनको कंट्रोल कैसे किया जाए, यह सबसे बड़ा सवाल है। आज हम जवाब देना पड़ेगा, मैं पूछ रहे हैं। आर्या न्यूज के सवाल भी इसके साथ साथ आपको दिखा देते हैं ताकि आप समझ सके कि आज जिस मुद्दे पर हम चर्चा करने वाले हैं, हम जवाब किस पर मांग रहे हैं। 24 घंटे में 266 मौतें हो चुकी, सरकार मौन। ऑक्सीजन से कमी की मौतों का जिम्मेदार कौन? क्योंकि आपको बताते चले सरकार कह रही है कि उत्तर प्रदेश में ऑक्सीजन की कमी नहीं है, ऑक्सीजन की कमी नहीं है, लेकिन जो आगरा, इटावा, बनारस में मौतों की खबर सामने आ रही है ऑक्सीजन की कमी से, उसका जिम्मेदार कौन है? अस्पतालों की बदहाली का आखिर जिम्मेदार कौन है? अस्पतालों में दवाइयां नहीं है, वेंटिलेटर्स नहीं है, बेड्स नहीं है, इसका जिम्मेदार कौन है? 24 घंटे में 266 मौत, सरकार मौन क्यों है? सरकार क्यों कुछ इस मुद्दे पर आकर के नहीं कह रही है कि हां उत्तर प्रदेश में ऑक्सीजन की कमी है? आगरा से लेकर के बनारस से लेकर के जो अस्पतालों के बाहर पोस्टर्स चस्पा हैं कि अपने ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था मरीज के परिवारजन खुद करके आए, सरकार अभी तक इस पूरे मामले पर कुछ भी बोलने से क्यों इनकार कर रही है? 24 घंटे में 266 मौतों का आखिर जिम्मेदार कौन है? ये सबसे बड़ा सवाल है जो आज हम पूछ रहे हैं। 3 दिन के लॉकडाउन से क्या कोरोना की रफ्तार थम जाएगी? आपकी जानकारी के लिए आपको बताते चले कि अब जो वीकेंड लॉकडाउन उत्तर प्रदेश में था उसे बढ़ा करके मंगलवार सुबह तक कर दिया गया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी वही बना हुआ है कि मंगलवार तक लॉकडाउन को बढ़ा तो दिया गया है, यानी कि जो लॉकडाउन सोमवार को खत्म हो रहा था वो अब मंगलवार को खत्म होगा। लेकिन इस लॉकडाउन के पीरियड में क्या कोरोना पर कंट्रोल पा लिया जाएगा? क्योंकि उत्तर प्रदेश में सक्रिय केसेस की संख्या भी लगातार बढ़ती जा रही है, संक्रमित मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। लोग मांग कर रहे हैं कि संपूर्ण लॉकडाउन लगाया जाए, कोर्ट बोल रही है कि लॉकडाउन लगाया जाए, सरकार कह रही है कि स्थिति हमारे कंट्रोल में है। लगातार मौतों की संख्या उत्तर प्रदेश में बढ़ती जा रही है, स्थिति कंट्रोल में कैसे है, यह सबसे बड़ा सवाल है। तो आपको बताते चले उत्तर प्रदेश में कोरोना से त्राहिमाम मचा हुआ है, लेकिन सूबे के मुखिया को उत्तर प्रदेश में सब कुछ उत्तम लग रहा है। किसी तरीके की कोई कमी नहीं है, चाहे अस्पतालों की बात करें और अस्पतालों में व्यवस्थित सुविधाओं की बात करें, सब। लेकिन जो बड़े बड़े दावे हैं सूबे के मुखिया के, वो कहीं ना कहीं धराशायी होते नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से लगातार संक्रमितों की संख्या उत्तर प्रदेश में बढ़ती जा रही है, और आपको बताते चले जो आगरा से लेकर के इटावा तक पोस्टर्स चस्पा है जिसमें यह कहा गया है कि आप अपना इंतजाम खुद करके आएं, उसका जिम्मेदार कौन? अस्पतालों के बाहर जो लोग अपनी जान गंवा रहे हैं अस्पतालों के बाहर रह करके, उसका जिम्मेदार कौन? 24 घंटे के अंदर 266 मौतें हुई हैं, उसका जिम्मेदार कौन? इस मुद्दे पर ज्यादा चर्चा करने के लिए बीजेपी के नेता विवेक पाठक, सपा के नेता मनोज यादव है हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। आप दोनों मेहमानों का स्वागत है आर्या न्यूज पर। सबसे पहले विवेक जी आपके पास आना चाहूंगी। 24 घंटे में 266 मौतें हो चुकी हैं, मौन है अभी तक सरकार। विवेक जी आवाज आ रही है? देखिए, हम सब लोगों के लिए ये बड़ा ही दुखद विषय है कि आज का जो दौर गुजर रहा है बड़ा संकटमय है, और सभी के लिए आगे आकर के इस मददगार साबित होना चाहिए। जैसा कि मैं पहले भी कह चुका हूं आपसे, कल भी मैंने बोला था हर डिबेट में यही कह रहा हूं कि आप ये आगे आइए, फ्रंट पर आइए और मददगार साबित बनिए इस देश के लिए। इस देश को संकट की घड़ी से निकालने का काम करिए। राजनीतिक दबाव के चक्कर में आकर के और जनता जनार्दन की सेवा करने का इससे बेहतरीन और कोई मौका हो ही नहीं सकता है। आज देश ये मेरा संकट की घड़ी में गुजर रहा है, इससे निकालने की जो कोशिश की जा रही है वो काबिल तारीफ हम लोगों के द्वारा ही हो सकती है। और देख रहे हैं आप भी, इस देश में भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता, चाहे वो कोई भी, चाहे विधायक हो, चाहे मंत्री हो, चाहे राज्य मंत्री हो, चाहे केंद्र सरकार हो, हर कोई अपने दायित्व को बखूबी निभा रहा है, काबिल तारीफ जा रहा है। लेकिन वही लोग जो आज इस पैनल पर बैठ करके राजनीति की दुहाई देते हैं, राजनीति देखने में बाज नहीं आते हैं, वही लोग इस घटना चक्र को, इस घटनाक्रम को जिस तरह से मोड़ देते हैं, उस कामयाबी के लिए नाकामी में बदलने का जो एक प्रोपेगेंडा इनके द्वारा चलाया गया है। 266 लोगों की मौत हो गई, क्या ये सरकार की कामयाबी है?
अभी तक मुझे इस पैनल में ना ही मैंने और ना ही मुझे लग रहा है मनोज जी के पास तो मैं भी गई भी नहीं हूँ। सबसे पहले आपके पास आई मैं। आप ये कैसे कह सकते हैं विवेक जी कि इस पैनल में बैठ के लोग सरकार पर सिर्फ सवाल उठा रहे हैं? एक साल पहले जब कोरोना काल आया था तो हमारी व्यवस्था ही क्या थी? इस सरकार ने जो व्यवस्था दी है काबिल तारीफ है। क्या व्यवस्थाएं की है, जरा सा गिना दीजिए। जो फंड आया था पूरे देश का और वो काबिल तारीफ विवेक जी, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से पैसा खर्च किया है, फंड व्यवस्थाएं गिनवा दीजिए जरा सा, का प्रावधान, व्यवस्थाएं गिनवा दीजिए। सूबे के मुखिया की तरफ से जिस तरीके से उन्होंने व्यवस्थाएं गिनवाई थी उन्होंने, सुनिए विवेक जी, और मरीजों को घर तक पहुंचाने का जो काम किया है बड़ी शिद्दत से, बड़ी बखूबी से इस सरकार ने किया है और हमारी प्रतिबद्धता है, जिम्मेदारी भी है। जिस तरह से हम सारी जंगों को जीतते आए हुए हैं, इसी तरह से हम ये कोरोना की जंग भी जीतेंगे और आने वाले वक्त में ये कोरोना हारेगा। ठीक है, बोलिए, ध्यान रखिए। अब मेरा सवाल, आपने कहा कि सरकार सारी चीजें कर रही है। जिस तरीके से सूबे के मुखिया ने आकर के कह दिया था कि नहीं हमारे पास सारी चीजें हैं, हमारे पास ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में है, किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं है, और आगरा में 8 लोगों की जान चली गई थी 8 घंटे के अंदर। उनके बयान के 8, सुनिए मेरी बात, उनके बयान के 8 घंटे के अंदर ही आगरा के अस्पताल में 8 लोगों ने जान गंवा दी थी। मेरा सवाल आपने पूरा सुना विवेक जी? मेरा सवाल ये, आपने कहा व्यवस्थाएं हमने पूरी की हुई हैं, क्या व्यवस्थाएं की हुई हैं जरा सा एक बार मेरे दर्शकों को भी बता दीजिए। देखिए, अभी माननीय योगी जी ने एक आदेश पारित किया हुआ है, शासनादेश। आदेश यह है कि कोई भी हॉस्पिटल अगर जनता जनार्दन के लिए, किसी भी मरीज के लिए, कोई भी हॉस्पिटल की जिम्मेदारी यह बनती है कि वो है गलत अफवाह फैलाता है, ऑक्सीजन न होने की बात को टालता है या स्टॉक में न होने की बात को टालता है, और फिर उसके अगर ऑडिट में वो ऑक्सीजन पाई जाती है तो वहां के जो डॉक्टर हैं, जो पैनल है और जो कोरोना के डॉक्टर हैं, उनपे गाज गिरना अनिवार्यता है और उनपे गिरेगी, और हॉस्पिटलों पे भी गाज गिरने की संभावना ही नहीं, अभी तो उनको सस्पेंड कर दिया जाएगा अगर ऐसी अफवाह फैलाएंगे। वो हॉस्पिटलों पे उनके रजिस्ट्रेशन रद्द होंगे, चाहे वो प्राइवेट हॉस्पिटल हो चाहे वो सरकारी हॉस्पिटल हो। हमारे उत्तर प्रदेश के लिए अभी तक जो शासनादेश आया है उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको बताना चाहता हूँ। कोई, मैं आपको भी चैलेंज करता हूँ, कोई भी अगर ऐसा हॉस्पिटल हो उत्तर प्रदेश में जिसने मना किया हो कि हमारे पास में ऑक्सीजन नहीं हो, बल्कि उसके पास में ऑक्सीजन है लेकिन फिर भी वो डिनाई कर रहा है, सो दैट कि वो अपनी अफवाह को फैला सके, उस अफवाह के चक्कर में इस सरकार पर दबाव बना सके और सरकार की नीतियों को वो गलत तरीके से जनता जनार्दन के पास तक ले जा सके। ऐसे लोगों पे, ऐसे अराजक जो तत्व पे लगाम लगनी जरूरी है, और ऐसे लोग, मैं चाहता हूं कि ऐसे लोगों पे गाज गिरे, ऐसे लोगों को उठाकर बंद किया जाए और इनको न्यायिक हिरासत में ले जाकर जेल के अंदर ठूसा जाए जो लोग अफवाह फैलाते हैं। और मैंने आज भी कहा है बहुत सारे लोगों से जिनके फोन आए हुए थे कि कोई भी ऐसा अगर कहता पाया जाता है तो डीएम के लिए, एसडीएम के लिए, आपके हल्के के जो भी एसएचओ जो भी हैं उनको शिकायत कर दिए और उनको पत्र दीजिए। ठीक है, ऐसे जिन अस्पतालों ने पोस्टर से चस्पा किए हुए हैं कि हमारे पास ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं है, परिवारजन अपना जरूरत का जो भी सामान है वो खुद ही इंतजाम करके अस्पताल में आए अपने मरीज के साथ में, जिनके पास है ही नहीं, उनके बारे में भी जानकारी दे दीजिए। उनके लिए क्या कर रही है सरकार, क्या करेगी? हाँ, मैं वही आ रहा हूँ। हमने क्या कहा था, ये सारी व्यवस्थाएं हो चुकी है ना, और हो भी रही हैं। आने वाले वक्त में विवेक जी समय दीजिए। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कितना, विवेक जी आंखों में पट्टी बांध के बैठे हुए हैं क्या? पार्टी की तरह कोई अमंगलकारी तो कैसी बात कर रहे हैं विवेक जी? समय आएगा, व्यवस्थाएं हो रही हैं, आंखों पे पट्टी बांध के बैठे हुए हैं क्या? मेरे सवाल का जवाब दीजिए विवेक जी, जवाब देना पड़ेगा। सभी लोग संकट मोचन विवेक जी जवाब देना पड़ेगा। हनुमान जी का नाम लेते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के चरणों की वंदना करते हैं कि हे प्रभु, ये देश हमारा संकट की घड़ी से निकले, और ऐसा मर्यादा पुरुषोत्तम श्री भगवान राम के भक्त श्री हनुमान इस संकट को, इस आपदा को जड़ से खत्म करेंगे। आप चिंता मत करिए, धैर्य से सभी लोगों को बताइए, इस देश को हो रहा है, मुझे पॉजिटिव रहिए। दुख हो रहा है जिस तरीके से आप ये बयान दे रहे हैं विवेक जी कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम आएंगे, हनुमान आएंगे इस आपदा से निकालने के लिए। अरे अब राम की राजनीति छोड़ दीजिए विवेक जी, देश बहुत ही गंभीर स्थिति में है, अभी भी राम के नाम पर ही जिएंगे क्या आप लोग? अपना घर मिल, मनोज जी जवाब दीजिए। उत्तर प्रदेश की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है, विवेक पाठक जी अभी भी राम के नाम पर ही जीना चाहते हैं। देखिए पल्लवी जी, जो वक्तव्य मैंने सुना भाजपा के नेता के द्वारा, उस वक्तव्य से कहीं ये नहीं महसूस होता है कि जो परिस्थितियां हमारी प्रतिकूल हैं वो कुछ अनुकूल होती नजर आएंगी, क्योंकि लास्ट तक आपने देखा राम को भी ले आए और हमारे भगवान हनुमान जी को भी ले आए। तो फिर अगर इस तरह की बात है तो मेरे ख्याल से जिनको ऑक्सीजन नहीं मिल रही है
उनको अयोध्या भेज दिया जाए, मंदिर में बन रहा है, वहीं पे सभी लोग रहें। ये जिनको अब इंजेक्शन नहीं मिल रहा उनको वहां भेज दिया जाए। अरे ये वायरस है, वायरस। ईश्वर भी उसकी मदद करता है पल्लवी जी, जो इंसान अपना काम ईमानदारी से करता है। जो व्यक्ति झूठ बोलता है, ईश्वर उसकी मदद कभी नहीं करता। मैं आपको बताऊं, जो 266 आंकड़े आप मरने वालों के बता रही हैं, इस आंकड़े से मैं बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता। उत्तर प्रदेश में टेस्टिंग और आंकड़े सामने आने वाली चीजों को छिपाया जा रहा है। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं, जब मैंने उस दिन कई चैनल पे कहा, ये जो महाशय बात कर रहे हैं, नहीं विवेक जी, देखिए बता दीजिए, बात पूरी होने दीजिए विवेक जी, मैं आपके पास आऊंगी। विवेक जी, विवेक जी, राजनीति कर रहे हैं, जिस तरह की आप बात कर रहे हैं, नहीं एक मिनट मनोज जी, विवेक जी, मनोज जी एक मिनट, विवेक जी आपको शांति के साथ सुन रहे थे, आपको शांति के साथ सुन रहे थे, और मेरी गुजारिश है कि सभी पैनलिस्ट आराम से चर्चा करें इस मुद्दे पर, क्योंकि मामला बहुत गंभीर है। विवेक जी, आपका समय जब होगा मैं आपके पास आऊंगी, आप बिल्कुल जवाब दीजिएगा, लेकिन अभी बात पूरी होने दीजिए, क्योंकि वो भी सुन रहे थे आपको। मनोज जी, निश्चित तौर पे मैं इसी बात को कहना चाह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में आप 266 मौत के आंकड़ों को आप उसका 10% भी नहीं बता रहे, ये हकीकत है। इसलिए मैं इस बात को बड़ी जिम्मेदारी से कर रहा हूँ, टेस्टिंग को छुपाया जा रहा है। अगर कोई भी लैब में टेस्ट मान लीजिए 200 जाते हैं, तो 200 टेस्ट में सिर्फ ये आदेश है कि 20 टेस्ट से ज्यादा पॉजिटिव आप नहीं दिखाएंगे। ये लैब को सरकार की तरफ से आदेश है, ये बात लिखित में कहीं नहीं है, लेकिन जो हम लोगों के जानकार लोग हैं, तमाम सारे लैब वाले, उनको ये बातें सरकार की तरफ से प्रशासन की तरफ से कही जा रही है। और शांत रहिए ना, फिर आपकी ज्ञान, आपका ज्ञान अभी 2 मिनट में खत्म कर लूंगा। आपसे तेज बोलना, आपसे लयबद्ध बोलना मुझे आता है, लेकिन आप बेशर्म लोगों, झूठे लोगों, बीच बीच में टिप्पणी करते हो। मैं तो आपकी शर्म पे जाता हूँ, आपको शर्म आनी चाहिए जो लोग ऐसा बात करते हैं। बेशर्मी करिए, अगर बातें करोगे टीवी डिबेट में तुम्हारी हैसियत को मतलब पता चल जाएगी। औकात में बात करने की चीज पे बेशर्म करिए, इसको देखो नहीं लगता तुमको, हम दिन झूठ बोलते टीवी किस लैब ने किया है, उस लैब का मुझे नंबर दीजिए, मैं बात करता हूँ। आप मैं खुला चैलेंज भाषा की चैनल के माध्यम विवेक से, जी, विवेक जी 20% देखिए, इस तरीके से चर्चा नहीं होती विवेक जी, इस तरीके से चर्चा नहीं होती विवेक जी। शांति के साथ एक दूसरे की बातें सुनेंगे तो दर्शक भी मेरे समझ पाएंगे ना कि आप लोग क्या कहना चाहते हैं। तार्किक डिबेट होनी चाहिए, तार्किक चर्चा होनी चाहिए, बीच बीच में टोका टिप्पणी नहीं होनी चाहिए। विवेक जी प्लीज, मेरी गुजारिश है, आपने अपनी बात पूरी की, आपको पूरा समय मिला था विवेक जी। मनोज जी ने भी बीच में नहीं टोका, मैंने भी नहीं टोका था। प्लीज ऐसी स्थितियां मत बनाइए कि बीच में टोकना पड़े। विवेक जी, हम लोगों की अनिवार्यता है ना विवेक जी, प्रतिबद्धता आपका समय मिलेगा, आप अपनी बात रखिएगा ना, को बंद करने की भी है। आप बीच में मत टोकिएगा जब इनकी बात विवेक जी, अगर आप बीच में टोकेंगे ना, सुनिए मेरी बात विवेक जी, अगर आप बीच में टोकेंगे मुझे मजबूरन आवाज डाउन करवानी पड़ेगी पीसीआर से कह के, तो ऐसी स्थिति मत आने दीजिए प्लीज मेरी डिबेट में, क्योंकि जवाब देना पड़ेगा है। और मैं सिर्फ जवाब मांग रही हूं आज अपने प्रोग्राम में कि क्यों आखिर उत्तर प्रदेश की हालत ऐसी होती जा रही है। मनोज जी बात पूरी करिए, विवेक जी उसके बाद मैं आपके पास आऊंगी प्लीज। मनोज, देखिए, अगर मेरी कोई बात कहीं गलत हो तो मुझ पे बीजेपी की सरकार FIR करा सकती है, मुझे कदाचित मैं माफी भी नहीं मांगूंगा, और साहस हंसते हुए जेल जाने के लिए तैयार हूं। आप बताइए, बीजेपी के विधायक जो बरेली के नवाबगंज के गंगवा साहब थे, वो क्या उनके पत्र की पुष्टि से आपको क्या महसूस होता है जी? उनको 12 घंटे उनको बिस्तर वेंटिलेटर नहीं मिल पाया और वो इस दुनिया से चले गए। ये बात क्या समझ में नहीं आ रही बीजेपी के लोगों को? क्या किसके मरने पे आपको विश्वास होगा कि व्यवस्थाएं बिल्कुल अनुकूल नहीं है? मैं लगातार सरकार से अनुरोध कर रहा हूं, मैं हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूं कि आपको उत्तर प्रदेश में ऑक्सीजन की, बेड की, वेंटिलेटर की, सारी चीजों की दुरुस्त व्यवस्था करनी पड़ेगी। और जो कमियां हैं वो जनता से बताइए, और जिन कमियों को दूसरे तरीके से पूरा किया जा सकता है वो भी तरीका आप बताइए, चैनलों के माध्यम से, सरकारी विज्ञापनों के माध्यम से, जिससे कि बहुत पैनिक चीजें ना हो पाए। आज क्यों इस घड़ी में आप सरकार को पकड़ते हो? अरे आपका भी नंबर आ जाएगा, आपके भी घर में किसी व्यक्ति को अगर दिक्कत हो जाएगी तो आपको भी यही जो बात मैं कह रहा हूं वही बात आप कहना शुरू करोगे। आपको वायरल हुए वीडियो नहीं दिख रहे क्या? लोग किस तरह मुख्यमंत्री जी को गाली दे रहे हैं, कह रहे हैं कि मुझ पर FIR करा दो। योगी जी, कितनी महिलाएं गाली दे रही कि जाओ मुझ पर FIR करा देना। क्यों? उन लोगों ने, वो गलत काम है, किसी मुख्यमंत्री को गाली नहीं देना चाहिए, लेकिन
जिसके घर के व्यक्ति सिर्फ ऑक्सीजन की कमी से जिनकी सांसें टूट जाती हैं, उनके मुंह से कभी अच्छी बातें नहीं निकलेंगी। ये बात आपको भी पाठक जी समझनी पड़ेगी। सरकार लगातार जहां से भी ऑक्सीजन की व्यवस्था कर सकती है, उस जितनी भी ऑक्सीजन की व्यवस्था कर सकती है उसको बढ़ना चाहिए। मैं आपको एक बात बताता हूँ, दिल्ली में 480 मेट्रिक टन ऑक्सीजन की बात केजरीवाल ने कही। तत्काल तीसरे या चौथे दिन उसने कहा कि मुझे 700 मेट्रिक टन ऑक्सीजन की जरूरत है, यानी कि केसेस बढ़ रहे हैं। दिल्ली में लॉकडाउन, महाराष्ट्र में लॉकडाउन, तो वहां केसेस बढ़ रहे हैं, और उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन नहीं है और यहाँ केसेस घट रहे हैं। अजीब बात है भाई। ये जादू अगर सबको दे दो, पूरे देश में सबको बता दो, तो कम से कम हमारे देश में ये जो पैंडेमिक स्थिति है इससे थोड़ा सा तो रिलीफ मिल जाए। मनोज जी, आपने लॉकडाउन की बात की, एक दिन का लॉकडाउन और बढ़ा दिया गया है उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से, अब मंगलवार तक रहेगा। क्या इस लॉकडाउन पीरियड की वजह से कोरोना की जो रफ्तार लगातार बढ़ती जा रही है उस पर कंट्रोल किया जा सकेगा? क्योंकि अगर प्रशासन की अगर बात करें, अस्पतालों की, डॉक्टर्स की और विशेषज्ञों की बात करें, तो लगातार ये कह रहे हैं कि संपूर्ण लॉकडाउन लगना चाहिए, वरना उत्तर प्रदेश की हालत वैसी हो जाएगी जैसी लास्ट ईयर 2020 में इटली की हो गई थी। इतने केसेस बढ़ रहे हैं। मनोज जी, मैं आपको बता दूं, ये आप इस डिबेट के माध्यम से मुझे जो लोग सुन रहे हैं वो समझ लें। मैं एक इंसान हूं, पॉलिटिकल पार्टी का लीडर हूं, मेरे जानने में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है पल्लवी जी, मेरे घर परिवार रिश्तेदार जितने भी मेरे फ्रेंड्स हैं, पॉलिटिकल दोस्त हैं, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसके यहाँ कोई बीमार ना हो। आप ये सोचो कि स्थितियां कहां तक उत्तर प्रदेश में पहुंच चुकी हैं। एक व्यक्ति का जानने वाला, कितने लोग दुनिया से जा चुके हैं, इसकी संख्या 20-30 से ऊपर हो चुकी, जो मेरे जानने वाले अब इस दुनिया में नहीं है। तमाम सारे लोग ऐसे हैं जिनको मैं नहीं जानता, जिनसे मेरा कोई वास्ता नहीं है, उन लोगों के आंकड़े मैं नहीं बता रहा हूं। तो आप सोचो, पूरे उत्तर प्रदेश में पूरी तरीके से कोरोना व्याप्त है। सरकार को संपूर्ण लॉकडाउन के साथ साथ बहुत सख्त फैसले लेने पड़ेंगे। लोगों को जो ये चैन जो लगातार बढ़ती जा रही है, उस चैन की वजह से इसको रोक पाना असमर्थ है। एक दिन का लॉकडाउन बढ़ाने से मुझे नहीं लगता कोई बहुत विशेष प्रभाव पड़ेगा, लेकिन हाँ, वो भी ध्यान आकर्षित करा दूं कि सरकार की लाइन में, सरकार के मैनिफेस्टो में, सरकार के विजन में, सरकार के सिद्धांतों में सर्वोपरि चुनाव है और चुनाव के परिणाम है। इसलिए आज ये स्थिति उत्तर प्रदेश की हुई कि चुनाव के नतीजे आने के, पंचायत चुनाव के बाद ही मुझे उम्मीद है कि शायद उत्तर प्रदेश की सरकार लॉकडाउन संपूर्ण रूप से लगा पाएगी। उससे पहले ऐसी उम्मीद नहीं मैं करता। आज संपन्न भी हो गए हैं चुनाव। अब जवाब दीजिए विवेक जी। देखिए सर्वप्रथम आपने बात करी थी उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन की। आपको मालूम होना चाहिए कि फ्राइडे से, शुक्रवार की रात से मंगलवार की सुबह तक एक दिन का लॉकडाउन उत्तर प्रदेश की सरकार ने बढ़ाया हुआ है। इसके पीछे का राज क्या आपकी लोगों की समझ में नहीं आया था? समाजवादी पार्टी के एक बहुत बड़े एक मुखिया थे, कोरोना काल में वो कहते थे, हाँ भैया आ रहा हूँ, कोरोना काल में कहते थे कि हम लोग वैक्सीन लगवाएंगे, ये भारतीय जनता पार्टी की वैक्सीन है। लॉकडाउन आज लोग बिगड़ा रहे हैं, अभी सियासत की बात नहीं, हम चर्चा कर रहे हैं अभी के मुद्दे पर। एक्सपोर्ट मत करिए, आप इंपोर्ट करिए। वो लोग पहले लांछन लगाया करते थे कि जितनी भी वैक्सीन है सारी एक्सपोर्ट कर दी। आप कह रहे हैं कि जितनी भी वैक्सीन आ रही है सारी इंपोर्ट कर लो, सारे देशों से मंगा लो, उनके देशों में एक भी वैक्सीन मत छोड़िए। आखिरकार उनको पता नहीं कि उत्तर प्रदेश की में कितनी जनसंख्या है, 24 करोड़ नहीं, वो तो एक समझते हैं कि उत्तर प्रदेश में 130 करोड़ जनसंख्या है। अरे आप लोगों को आंकड़े भी नहीं आते हैं। आपको मालूम होना चाहिए उत्तर प्रदेश की सरकार में 8000 ऐसे केंद्र बनाए जा चुके हैं, वैक्सीनेशन सेंटर, जिसमें जाकर के आप कोविड टेस्ट का आप वैक्सीन ले सकते हैं। उसके बाद में 2.5 से 3 लाख रोज के रजिस्ट्रेशन लगा के वैक्सीनेशन हो रहे हैं। इसको आगे ले जाकर के 5 लाख का आंकड़ा हमने पार करने की बेहतरीन तरीके से आपने मेरे सवाल का जवाब कुछ और दे दिया है विवेक जी। मैं वहीं आ रहा हूँ। हाँ, तो वहां जल्दी से आइए, क्योंकि समय इतना नहीं होता है कि आप पूरी की पूरे मुद्दे को चारों तरफ से घुमा दें और उसके बाद मामला वहीं पे खत्म कर दें। सवाल का सिर्फ जवाब विवेक जी। हमने तो मामला घुमाया ही नहीं है। हाँ, तो जवाब दीजिए। लॉकडाउन पर अपने मामले में खुद फंस जाते हैं। शिक्षक संघ ने आज एक चिट्ठी लिखी है, मनोज जी ने ये जिक्र किया, सुनिए विवेक जी, मनोज जी ने ये जिक्र किया कि पंचायत चुनाव की वजह से कोरोना के केसेस बढ़े और आज पंचायत चुनाव संपन्न हो चुके हैं और अब शायद आप लोगों को याद आ जाए कि लॉकडाउन लगाना चाहिए। सुनिए विवेक जी, शिक्षक संघ ने आज एक पत्र लिखा है और उन्होंने ये कहा है कि 577 शिक्षकों ने, कर्मचारियों की जान चली गई है,
कोरोना की वजह से। और ये वो 577 लोग हैं जिनकी आपकी सरकार ने ड्यूटी लगा रखी थी पंचायत चुनाव में, और इन लोगों ने अपनी जान गंवा दी। मैं फिर कह रहा हूं कि जो भी लोग हैं इस कोरोना काल में, जो हम लोगों के बीच में नहीं, इस देश को छोड़ के जा चुके हैं, आज मेरा भी हृदय बड़ा ही दुखमय है, विराट दुख है। मैं उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। अवार्ड दे दें आपको विवेक जी। अगर लोगों की मौत के बाद सरकार व्यथित हो रही है, लोगों की मौत के बाद सरकार को यह याद आ रहा है कि हाँ ठीक है, अच्छा इनकी डेथ हो चुकी है, ठीक है, मैं संवेदना व्यक्त करता हूं, मुझे बहुत दुख हुआ, जाकर के अवार्ड दे दे क्या आप लोगों को फिर इस बात पर? 577 लोगों ने अपने घर का सदस्य गंवा दिया है, और आप लोग इस तरीके का बयान दे रहे हैं विवेक जी। थोड़ी सी संवेदनशीलता, थोड़ी सी गंभीर व्यक्ति की तरह ये मानिए कि हाँ आप लोगों से लापरवाही हुई और पंचायत चुनाव की वजह से 577 लोगों ने जान गंवाई है। हम लोगों से पूछिए, सुबह से लेके निकलते हैं। आज भी मैं उत्तर प्रदेश का भ्रमण करने के आया हूँ। मैंने 6 डिस्ट्रिक्ट कंप्लीट किए हुए हैं। आपको मालूम होना चाहिए, हर एक समुदाय केंद्र में जा रहा हूँ, लोग बागों से मिल रहा हूँ। आपको मालूम होना चाहिए, आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि मेरे जैसे लोग अगर इस देश में आ जाएं तो जल्दी से जल्दी हम काबू पा लेंगे। और काबू 577 लोगों की जान क्यों गई है, जवाब दीजिए आप कहां भ्रमण कर रहे हैं, कहां भ्रमण नहीं कर रहे हैं? मैंने इसका जवाब नहीं मांगा है आपसे। लोग बागों से 577 लोगों की जान क्यों गई विवेक जी? डिस्टेंसिंग करिए, सैनिटाइजर करते रहिए। इससे बड़ा और क्या हो सकता है? कांग्रेस पार्टी का कोई भी लीडर आके बता दीजिए, जिसने कहा हो वैक्सीनेशन लगवा लो, जिसने कहा हो सोशल डिस्टेंसिंग कर लो, जिसने कहा हो मास्क लगा लो। कोई और पार्टी क्यों आएगी? आप अभी भी विपक्ष के कंधों पर बंदूक रख के चलाना चाहते हैं। लोगों को तो शर्म आनी चाहिए। विपक्ष क्या नाव है जिसमें बैठ के आप जो महामारी फैली हुई है इस पर बैठ के आप पार निकल जाएंगे? परिवार का सदस्य नहीं है। विवेक जी शांति के साथ प्लीज। 577 लोगों ने जान गंवाई। जी आप बताइए। अरे मेरे को नहीं बताना, मुझे सवाल करने हैं। मैं क्या बताऊं आपको? हो चुका हूँ विवेक जी। शमशान घाट गया था, मैं भी आया हूँ ना। क्या हो, इसका मतलब क्या है कि हम टूट जाए? इसका मतलब है हम अपनी जीविका के लिए हम बिल्कुल दूसरों के प्रति छोड़ दें, हम अपनी जिम्मेदारी भूल जाए? ये देश खत्म हो गया क्या? ये जीविका खत्म हो गई क्या? इंसान खत्म हो गया क्या? बीमारी है क्या? इससे आगे कोई जीवन नहीं है क्या? विवेक जी शांति के साथ प्लीज। 577 लोगों ने जान गंवा दी जिनकी ड्यूटी पंचायत चुनाव में लगी हुई थी। 266 लोगों ने आज जान गंवा दी है कोरोना से संक्रमित होकर के। जब से मैंने बोला, सुनिए विवेक जी, सुनिए विवेक जी, रिश्तेदारों ने गंवाई है। विवेक जी अगर आप इस तरीके से बोलेंगे तो फिर कह दीजिए कि आपको बोलने का ही समय दे देते, 40 मिनट में मैं सवाल पूछना बंद कर देती हूँ। नहीं पल्लवी जी बताइए। हाँ। बताइए आप। 577 लोगों ने जान गंवाई, पंचायत चुनाव में ड्यूटी लगी थी। 266 लोगों की 24 घंटे में जान जा चुकी है। जब मुख्यमंत्री साहब आए थे उन्होंने कहा था कि ऑक्सीजन की कमी नहीं है। उसी के 8 घंटे बाद आगरा में 8 लोगों ने ऑक्सीजन की कमी से जान गंवा दी। चस्पा पोस्टर हो गए अस्पतालों के बाहर, नहीं है हमारे पास ऑक्सीजन। पहली बात। दूसरी बात ये, इसके ठीक 2 घंटे बाद इटावा में 8 लोगों ने जान गंवा दी, सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन की कमी की वजह से। लखनऊ की बात करें, लखनऊ में 7 लोगों ने जान गंवा दी थी। लखनऊ की स्थिति तो बद से बदतर होती जा रही है। ये आंकड़े तथ्य हैं जो मुख्यमंत्री ने यह कहा कि उत्तर प्रदेश में सब कुछ उत्तम है। अब आप मुझे बताइए कि इन मौतों का जिम्मेदार कौन होगा? इतिहास याद रखेगा विवेक जी, इतना भी याद रखिएगा। चलो मैं आपकी बात मानता हूँ, मेरी बात मत मानिए। आप मेरी बात मान के ये साबित करना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश की सरकार के पास आंकड़े तक नहीं है। अब आप सुन लीजिए मैडम, आप पल्लवी जी सुन लीजिए। आप क्या केंद्र सरकार ने, क्या राज्य सरकारों ने बोकारो से ऑक्सीजन प्लांट से क्या टैंकों के द्वारा ऑक्सीजन नहीं मंगाई है? क्या जहां भी प्लांट लगे हुए वहां से केंद्र सरकार या राज्य सरकारें ऑक्सीजन का इंतजाम नहीं कर रही हैं? आप मना कर दीजिए, टैंकों के साथ सुरक्षा नहीं दे रही हैं। जब लोगों की जानें चली गई तब आपको याद आ रहा है कि हमें बोकारो से, हमें रूस से हमें ऑक्सीजन मंगानी चाहिए थी। जहां लोगों के लिए पहले कहते थे सारा कुछ इंतजाम हो चुका है, वही कि दिल्ली के मुख्यमंत्री साहब आप कहते हैं कि ऑक्सीजन की कमी। अरे दिल्ली में मत जाइए, मेरा सवाल क्या है विवेक जी? मौतों का जिम्मेदार कौन है? मनोज जी वेट कर रहे हैं, मुझे उनके पास जाना है, जल्दी से जवाब दीजिए। इतनी मौतों का जिम्मेदार कौन है विवेक जी? ये पहले कहते थे सारे संसाधन है, उसके बाद में आप विमुख हो जाते हैं, जनता के लिए मरने के लिए छोड़ देते हैं। केंद्र में आपकी सरकार है, राज्य में आपकी सरकार है, दिल्ली और महाराष्ट्र मत जाइए प्लीज। सारा फंड विवेक इधर से उधर कर देते हैं। जालेबाज, कालेबाज, नाटकबाज, धोखेबाजी सारे कुछ दिल्ली में ही समर्पित कर रखा है इन लोगों ने। अब आप उत्तर प्रदेश पे आ जाइए। मैंने उत्तर प्रदेश का सवाल किया था आपसे, इतनी मौतों का जिम्मेदार कौन? सीधा और सटीक सवाल है मेरा, सीधा और सटीक स्पष्ट जवाब दीजिए। सरकार की जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश की नहीं है, केंद्र सरकार की जिम्मेदारी हर किसी राज्य की है। केंद्र ने कभी नहीं कहा कि मेरे लिए। कमाल करते, केंद्र में आपकी सरकार, राज्य में आपकी सरकार, फिर भी इस तरीके से। मनोज जी जवाब दीजिए, क्या प्रतिक्रिया है आपकी?
जहाँ विवेक भारतीय जी तो जनता बस पार्टी बात की को है, इधर से सुन उधर लीजिए घुमा रहे हैं, पल्लवी जी, लेकिन स्पष्ट पल्लवी जी क्या है, सुनिए, मौतों का जहाँ जिम्मेदार भारतीय जनता कौन है? पार्टी की मनोज जी, जहाँ भारतीय सबसे जनता पार्टी की महत्वपूर्ण सरकार सवाल नहीं ये है जो अभी वहाँ भी केंद्र वहीं का सरकार की वहीं बना जिम्मेदारी हुआ रहती है है। और रही भी मनोज है, जी, वहाँ भी कोरोना काल में ठीक है विवेक जी, कंधे प्लीज। से कंधे मिला करके ठीक है विवेक सुविधा जी, दी जा रही है, वहाँ भी है। केंद्र सरकार की सारी मुहैया अब जो मनोज जी सुविधाएं वो से, वहां तक पहुंचाई जा रही है, हाँ ठीक है, पहुंचा पीएससी लीजिए। के द्वारा, पुलिस लोगों की प्रशासन जाने के जा द्वारा। रही हैं, आप अभी ऑक्सीजन ही पहुंचा रहे हैं। मनोज जी जवाब दीजिए। मैं ऐसा ही आशा महसूस करता था कि बीजेपी के जो नेता हैं वो ऐसी ही भाषा का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि उन्होंने अपनी संवेदनाओं को मार लिया है। सत्ता का लोभ और सत्ता को बचाने के लिए वो इस कदर इस हद तक की बातें कर रहे हैं। खैर उनका दोष भी नहीं, जब आदरणीय मुख्यमंत्री जी ये बात कह रहे हैं कि कोई कमी नहीं, तो बीजेपी के प्रवक्ता इस बात को, नेता कैसे इस बात को कह रहे कि ऑक्सीजन की कमी है? जब योगी जी कहेंगे कि ऑक्सीजन की कमी है, उसकी पूर्ति हम सेंट्रल से लेकर पूरे अब पल्लवी देश जी में मुझे आप 10 व्यवस्थाएं सेकंड करने में देंगे, लगे हैं। मैं बिल्कुल आदरणीय दूंगी, मोदी लेकिन जी की प्लीज बात करें। पहले बात इन पूरी सारी होने बातों को दीजिए। अगर कहा आपको जाएगा, मैंने पूरा तो समय निश्चित दिया तौर पे था जनता को भी विवेक जी। ढांढस करिए, बंधेगा। करिए। लेकिन गलत फैक्ट जो होते हैं वो निश्चित तौर पे बहुत ही विकराल स्थिति को पैदा कर देते हैं। भाजपा के हमारे साथी से मैं अनुरोध करूंगा, आप बेवजह इतना पैनिक होकर इतना तेज बात कर रहे हैं। आप बहुत ऐसी परिस्थितियों में इस तरह की बात कहें जो जनता को कम से कम ये लगे कि सरकार उनके लिए बेहतर चीजें करने का प्रयास करे। आज ही उत्तर प्रदेश आईएएस एसोसिएशन के जो अध्यक्ष थे दीपक त्रिवेदी जी, वो इस दुनिया में नहीं रहे। आप सोचिए कि कौन लोग इस दुनिया से जा रहे हैं, कौन लोग अब इस दुनिया, सिटिंग हाई कोर्ट के लखनऊ के बेंच के जज थे अरविंद जी, और इस दुनिया में नहीं है। लोग तरीके से इस संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं। आपके पास कोई रास्ता अगर ऐसा दिख रहा हो तो निश्चित तौर पे जनता, डॉक्टर, व्यापारी, सब पूरी उत्तर प्रदेश की जनसंख्या, जितनी भी जनसंख्या, वो आपके साथ है। लेकिन आप क्या चाहते हैं, आप क्या करना चाहते हैं, ये विजन पूरी तरीके से अब तक क्लियर नहीं हो रहा है। अगर आप स्पष्ट नहीं करेंगे तो मैं फिर कह रहा हूं, ये जो प्रदेश है, ये उत्तर प्रदेश है, पाकिस्तान नहीं है जो खुशियां मनाई जाएंगी कि वहां पे इतने लोग मर गए और हमारा देश बच गया। ये हमारा ही प्रदेश है, ये हमारे ही लोग हैं, बीजेपी के लोग हैं, सपा के लोग हैं और आम नागरिक हैं। सबको बचाना की जिम्मेदारी हमारी और आपकी है। इस तरह के तथ्य बिल्कुल मत रखिए। मैं अनुरोध कर रहा हूं, जो कमियां हैं उनको पल्लवी जी एक्सेप्ट किया जाए। सरकार के द्वारा सेंट्रल से जो मदद की जा सकती है उसको बिल्कुल ओपन मार्केट में कहना चाहिए। योगी जी का कोई बयान नहीं आता है कि हमने सेंट्रल से इतना कुछ मंगवाया है, इतने कुछ के लिए सरकार से कहा है। कोई ऐसा बयान अगर मीडिया आर्काइव में हो तो मुझे सुना दो कि योगी जी ने मोदी जी से कहा है कि हमें इतने लाख, इतने मैट्रिक टन ऑक्सीजन की जरूरत है। कोई बयान नहीं है। इसी बात से और भी स्थितियां पैनिक होती जा रही। लोगों को ये लग रहा है डॉक्टर किसी को भर्ती नहीं ले रहे हैं, लोगों को ऑक्सीजन खत्म हो जा रही, तुरंत कह रहे हैं आप इनको लेके जाइए। इस तरह की बातें कही जा रही। तमाम सारे मेरे जानने वाले ऐसे लोग हैं जो ऑक्सीजन के लिए दिन रात फोन कर रहे हैं, बेड के लिए फोन कर रहे हैं। वो परिस्थितियों को आप क्यों नहीं भापने की कोशिश कर रहे हैं और आप ये कह रहे हैं ऑल इज वेल। ऑल इज वेल होता तो मनोज यादव की हैसियत नहीं थी कि जो सरकार पे उंगली उठा सके। राजनीति करने का बिंदु अलग है, लेकिन मौतों पे राजनीति करना मुझे नहीं लगता है कि किसी भी राजनीतिक विचारधारा के लिए, किसी राजनीतिक पार्टी के लिए इस स्थिति में बिल्कुल भी इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए। और मैं आपसे फिर कह रहा हूं कि जो आप बातें कह रहे हैं इससे आपकी पार्टी का, आपकी सरकार का नुकसान हो रहा है। और ये बात हमें हंसते हुए स्वीकार कर लेनी चाहिए। लेकिन मेरे मोरल जिंदा है, मैं हंस भी नहीं सकता। क्यों? आपकी मूर्खता, आपकी अज्ञानता, आपकी इस तरह की बातें हमारे प्रदेश के लोगों की जान को खतरे में डाल रही हैं। खतरे में डाल रही हैं। जाने विवेक जी जवाब दीजिए। आंकड़े छुपा रहे हैं, लोगों की जानें खतरे में डाली जा रही हैं। विवेक जी, किसने छुपाए हैं? आखिरकार आंकड़ों पे ये राजनीति, ये गुमराहबाजी कौन कर रहा है? आप बताइए, इस संकट की घड़ी में क्या ये जो आज बैठे हुए हैं इस पैनल पे, क्या इन्होंने कभी कहा है कि इस सामुदायिक केंद्र में या इस हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की कमी है? किसी का इन्होंने वहां जाकर के, कितने लोगों को वहां पर जाकर के इन्होंने ऑक्सीजन सिलेंडर दिलवाए? कितने लोगों को इन्होंने वैक्सीनेशन तक पहुंचाया? आज मैं कह सकता हूं कि मैंने हजारों लोगों को कोविड सेंटर तक पहुंचाने का काम किया है। मैं कहता हूं, आज मैं आपके चैनल से माध्यम से कहता हूं कि मैंने लाखों के हिसाब से, मैंने 5 लाख के हिसाब से मैंने अपने मास्क वितरण कर दिया। मैंने हजारों की संख्या में सैनिटाइजर कर दिया। लोग बागों की जिंदगी बची रहे, मैं बचा रहा हूं, ये मेरा देश बचा रहा है, मेरे लोग अपने बचे रहे। ये देश तभी लड़ पाएगा जब हम लोग बचेंगे। ये लोग राजनीति करते हैं, ये मरे हुओं पे राजनीति करते हैं। आप इनको ये भी नहीं मालूम है कितने लोग पॉजिटिव रह रहे हैं, कितने लोगों को ये मानसिक पीड़ा दे रहे हैं, कितने लोगों तक ये गहरी
संविधानों के चक्कर में उनको पीड़ा पहुंचा पल्लवी रहे जी, हैं। मुझे लगता है आखिरकार किसी इन्होंने दूसरे कभी बोला, ग्रेड के व्यक्ति को आखिरकार आपने इन्होंने डिबेट में कभी बैठा बोला कि लिया। इतने लोग हमारे ठीक हो चुके हैं? कभी इन्होंने बोला है? इनकी किसी भी इनकी पार्टी ने या इनके लीडरों ने या इन्होंने या खुद इन्होंने कभी भी कहा हो? आप मुझे बता दीजिए। किसी भी डिबेट में हाँ। इन्होंने 1500 डिबेट की होंगी, किसी भी ये क्लिप मुझे आज चला दीजिए अपने चैनल के माध्यम से। इन्होंने इस क्लिप में कहा है कि आप आइए वैक्सीनेशन सेंटर तक जाइए, कोविड का टेस्ट करा लीजिए, आपका कोविड और कोविशील्ड कोवैक्सीन लगवा लीजिए। दौरों में से मना करते हुए आप जरूर मिल जाएंगे, लेकिन ये कहते हुए नहीं मिलेंगे कि आप इस कोरोना काल में घर पे रहिए, मास्क करते रहिए, मास्क लगाइए, सोशल डिस्टेंसिंग कर रहिए। ये बातें नहीं करेंगे। सिर्फ सरकार की जो इनके द्वारा नाकामी ये बताते हैं, वही उन्हीं चीजों का प्रसार और प्रचार करेंगे। इन चीजों से ध्यान रखना। जिस तरह से जनता नकारती आई हुई है, आगे भी जनता आपके पास विश्वास नहीं करेगी, नकारती रहेगी। और मैं तो कहता हूं, यहाँ से नकारना थमाना छोड़ दीजिए, सबके साथ आइए, मददगार बनिए, हॉस्पिटलों में चक्कर लगाइए, वहां पर देखिए जाकर के, उनकी हेल्प करिए। जो लोग सोशल डिस्टेंसिंग नहीं कर रहे हैं उनको जाकर बताइए सोशल डिस्टेंसिंग करिए। और मैं तो यहाँ तक कहता हूँ, आपने कितने जिलों में भ्रमण किया है? आज मैं उत्तर प्रदेश में आया हूं तो मैं 6 जनपदों में जा चुका हूं और वहां लोग बागों को बता रहा हूं। इस बात की बात नहीं करेंगे आप? ये बात नहीं है क्या? आप बताइए, ये जिम्मेदारी नहीं है? कैसी बैठने की जिम्मेदारी ले रखी है क्या आपने? आप क्या ठेकेदार हैं क्या? फिर क्या मैं ठेकेदार हूँ? तारीफों के पुल बांध दिए आपने विवेक जी, सेवा नहीं करेंगे, सैनिटाइजेशन करवा दिया, मास्क बंटवा दिया जा करके। सत्ता में आप लोग बैठे हुए हैं प्रभु, अभी भी आप लोग ये, या फिर मान लीजिए आप लोग सत्ता में नहीं है, सत्ता में आप लोग बैठे हुए हैं और कह रहे हैं कि हाँ ठीक है, विपक्ष जाकर के लोगों को समझाए, विपक्ष ये करे जाकर के, विपक्ष ये सहूलियत दे जाकर के। सत्ता में आप लोग क्यों है? मनोज जी जवाब दीजिए। देखिए, अपने मुंह में मिट्टू बनने का जो चलन है वो मेरे ख्याल से आज पहली बार मैं इस डिबेट में सुन रहा हूँ। निश्चित तौर पे हर व्यक्ति, चाहे किसी भी राजनीतिक दल का हो, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, तमाम सारे लीडर, आदरणीय राष्ट्रपति जी ने वैक्सीन की बात को ट्वीट किया, तमाम सोशल डिस्टेंसिंग की बात को ट्वीट किया। बीच में मत बोलिएगा प्लीज, इससे बड़ा मत बोलिएगा। हम लोग अच्छा काम कर रहे हैं, अगर मैं एग्रेसिव हो गया ना हम तो काम मेरी खराब कर रहे आवाज की गूंज आपके घर तक पहुंच जाएगी, इतना याद नहीं होती रखिए। आपके पास, एग्रेसिव मत करिएगा प्लीज, हाथ जोड़ के मेरा निवेदन है। कतार लगी होती। हाँ, मुझे अपनी बात कहने दीजिए प्लीज, मैं फिर मैं अभी धज्जियां उड़ा के रख दूंगा। 2 मिनट लगेगा मुझे आपको भी इस डिबेट में, अपने डिबेट खत्म होने के बाद परेशान हो जाओगे। नहीं लगाता हूँ बात करने के मुझे लिए, मत भड़काओ मत, भड़काओ मत। मैं भी तो कर रहा हूँ, मैं औकात अभी 2 मिनट में उतार के रख दूंगा। 2 मिनट लगता है मुझे औकात, किसी भी व्यक्ति की औकात उतारने। इसलिए शांतिपूर्वक मेरी बात सुनिए, मैं आपको सुन रहा हूँ धैर्य से। ये सारे काम जो ये बता रहे हैं, यही काम पल्लवी जी सरकार का, और मैं सरकार के आंकड़े जानना चाहता हूँ, क्योंकि मैं किसी एक इंडिविजुअल व्यक्ति के 24 करोड़ जनसंख्या में वो अनुमान नहीं हो जाएगा कि वो जो चाहेगा वो सब बेहतर कर देगा। पाठक जैसे लोग इस हिंदुस्तान में बहुत है। मैंने कल पेपर में पढ़ा, मिस्टर प्यारे खान जो महाराष्ट्र के हैं, वो वहां से लगा नागपुर के रहने वाले हैं, उन्होंने 85 लाख रुपए की ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट का जो पैसा है उन्होंने सरकार से नहीं लिया। मैं ढिंडोरा नहीं पीटूंगा, मैं नीमच की बात करूंगा। वहां के लोकल लोगों ने अपने पैसे से वैन खरीद के एम्बुलेंस से लोगों को व्यवस्था कर रहे हैं। इस तरह सारी पार्टियों के लोग लगे हुए, लेकिन इससे कुछ भला होने वाला नहीं है। ये थोड़ा मुंह के मुंह में जीरे जैसी बात है। सरकार जब बड़ा स्टेप लेगी, जब सरकार कोई बड़ा कदम उठाएगी, तब इस महामारी से बचा जा सकता है। क्योंकि जो अटैक है इस महामारी का वो बहुत बड़ी तादाद में, जो मैंने बात महसूस की, और इस बात को ईमानदारी से इसलिए करो कि मेरे जानने वाले हर व्यक्ति के घर में कोई न कोई व्यक्ति बीमार है, कोई न कोई व्यक्ति हॉस्पिटल में, कोई न कोई कोरोना पॉजिटिव। अरे वो तो गांव में कोई जांच नहीं हो रही। अगर ये जांच हो जाए तो दुनिया का सबसे बड़ा बम अगर कहीं फूटेगा तो उत्तर प्रदेश में आ जाए। लेकिन मैं उससे भी नहीं जाना चाहता। लोगों की जिंदगियां बच जाए, लोग इस महामारी से बच जाए। जो हमारी पार्टी के तमाम सारे लोग आज भी, एक कैबिनेट मंत्री और 5 बार के विधायक पीलीभीत के, जिस दुनिया में नहीं रह गए। लखनऊ के हमारे पुराने नेता थे चौहान साहब, वो दुनिया में नहीं रह गए। मैं किसकी बात करूं, लेकिन बीजेपी के साथी के लिए लगता है कोई मरा ही नहीं प्रदेश में, किसी की जान ही नहीं गई। वो तो कह रहा ऑल इज वेल है। माफ करिएगा, इतनी भ्रष्टता, इस तरह की बातें टीवी डिबेट में मेरी हैसियत नहीं करने की। आप कर सकते हैं क्योंकि आपको ट्रेनिंग, आप बताइए। ठीक है, और आपने कर लिया, हो गया, विवेक जी, ठीक है, आप जवाब दीजिए विवेक जी।
गांवों तक संक्रमण पहुंच रहा है। विवेक जी, सवाल का जवाब से गांवों तक संक्रमण पहुंच रहा है। आज मैं चाहता हूं जांचें गांवों तक पहुंच रही है, करवा रहे हैं आप लोग? तो इस चर्चा का निष्कर्ष निकले। आज मैं जानना चाहता हूं कि आप अपने बच्चों को क्या 1 मई के बाद में क्या वैक्सीनेशन सेंटर तक क्या भेजने का काम करेंगे, और भेजने का ही काम ना करें और वहां पे टीका लगवा कर ही अपने घर पर आए? क्या आप इस बात से एग्री है, सहमत है? आप भेजेंगे या नहीं? हाँ या नहीं, आप बताइए। बच्चों को कहाँ अभी टीका लग रहा है? यही सवाल है आपसे। क्या आप बात करते हो टीवी पे? बच्चों को टीका कहाँ लग रहा है? किस बच्चे को टीका लग रहा है? 18 साल से ऊपर वाले लोगों को टीका लग रहा है। 18 साल से ऊपर बच्चों के लिए भेजेंगे आप, नहीं भेजेंगे वैक्सीन सेंटर तक? बताइए आप। भैया बता दीजिए आप। सबको आज वैक्सीन लगवा दो, जिनको जरूरत हो उनको वैक्सीन लगवा दो। हम भी नहीं बहुत लगवाएंगे, लोग आवेदन कर दिए हैं और टीके नहीं है सरकार के पास। 2 बजे वाले टीके पे आके फोकस मत करो, ऑक्सीजन से पहले जान बचाओ। भी नहीं लगवाएंगे क्योंकि आप तो एक विपक्ष में बैठे हुए हैं। आप तो बाद में लेकर बैठ जाएंगे कि देखो आया है तौबा हो जाएगी, वैक्सीनेशन सेंटर तक हम नहीं गए, हमारे लिए वो वैक्सीन नहीं आई, हमारे लिए कोविशील्ड की वैक्सीन नहीं आई, अफ्रीका ढोंग व्यक्ति को बात करने की अकल नहीं मुझे समझ आ रही है। ऐसे व्यक्ति के साथ मुझे डिबेट करते हैं, माफी चाहूंगा, मैं ऐसे लोगों के साथ डिबेट नहीं करता। जो करते हैं ना। विवेक जी सवाल का जवाब, क्योंकि समय की भी कमी है मेरे पास ना विवेक जी, सवाल का जवाब देंगे, मुद्दे को भटकाएंगे नहीं तो ज्यादा बेहतर होगा। गांवों तक संक्रमण पहुंच रहा है, जांच कितनी जांच कितनी करवाई जा रही है? गांवों तक संक्रमण पहुंच रहा है विवेक जी। आज ही आप टेलीविजन चैनल पर आकर बता दीजिए कि आपके जो बच्चे 18 साल से ऊपर के क्या वैक्सीनेशन सेंटर पर जाएंगे? अरे संक्रमण गांवों तक पहुंच रहा है, वैक्सीन कैसी बात कर रहे हैं आप विवेक जी? कैसी बात कर रहे हैं आप? बता दीजिए। अभी आप वैक्सीन तक लेके जाएंगे तो मुद्दा बहुत बड़ा हो जाएगा, और ये मुद्दा आज जो मैं जवाब मांग रही हूँ वैक्सीन के ऊपर नहीं है। सवाल ये है कि लोगों की जानें जा रही हैं, जवाब आज मैं इस पर मांग रही हूँ। अगर मेरे घर में समय की कमी, देखिए विवेक जी प्लीज। मुद्दा कहाँ से बड़ा हो जाएगा? विवेक जी सवाल का जवाब, गांवों में संक्रमण पहुंच रहा है, जांचें कितनी कहां तक पहुंची है? और क्या हो सकती है? जांच कहां तक पहुंची है? गांवों तक संक्रमण पहुंच रहा है, मुद्दा कहां से बड़ा आ जाएगा? नहीं जवाब देंगे आप सवाल का जवाब नहीं देंगे? मैं जवाब पूछा है, आप कह दीजिए आप सवाल का जवाब नहीं देंगे मेरे। वैक्सीन लगवाएंगे हाँ या नहीं? आप सवाल का जवाब मेरे देंगे या नहीं? उसके बाद मैं जाती हूँ मनोज जी के पास। आप सवाल का जवाब देंगे मेरे नहीं? इनके पास में जवाब ही नहीं है। मैं आपसे सवाल कर रही हूँ, आप मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए। सिर्फ मानसिकता दर्शाते हैं इन लोगों की। विवेक जी गांवों तक संक्रमण, आ रही हूं मनोज जी बस आपके पास, गांवों तक संक्रमण पहुंच रहा है, जांच कहां तक पहुंची? जल्दी से जवाब दीजिए विवेक जी। गांवों तक जांच करवा रहे हैं? आपकी शांति बता रही है कि नहीं हो रही है, और पता क्यों नहीं हो रही है? ये जो 266 आंकड़े मैंने अभी बताए थे मौत की संख्या के, अभी बढ़ करके मुझे बताया जा रहा है कि 298 पहुंच चुके हैं, यानी 298 लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी। विवेक सुनिए मेरी बात, ये चर्चा करने से पहले आपने सवाल का जवाब नहीं दिया। ये चर्चा करने से पहले जब मैं रिसर्च कर रही थी तो मैंने ये देखा कि ये 266 लोगों ने जान कहां गंवाई है, तो ये शहरी क्षेत्रों में थे। विवेक जी सुनिए मेरी बात, ये शहरी क्षेत्रों में थे, ये वो लोग थे जो हॉस्पिटल में एडमिट थे शहरी क्षेत्रों में। विवेक जी विवेक जी सुनिए शांति के साथ प्लीज, मैं चाहती हूं कि मेरी चर्चा से कुछ तथ्य सामने निकल कर आ सके। विवेक जी ये वो लोग थे, जब मैंने रिसर्च की, वो लोग थे 266 जो शहरी क्षेत्रों में थे, अस्पतालों में एडमिट थे, उसके बाद इनकी डेथ हुई, कागज में इनका नाम दर्ज हुआ, उसके बाद आंकड़ों में ये सामने निकल कर आ पाए। उन लोगों का क्या जो आंकड़ों में है ही नहीं? मुझे फोन आया आज, सुनिए मेरी बात, मैं लखनऊ के गांव से बिलोंग करती हूँ, मुझे फोन आया कि आज मेरे गांव में 4 लोगों की कोरोना से डेथ हो चुकी है। और क्यों हुई है? वो अस्पताल में एडमिट नहीं थे विवेक जी, डर था कि बेड नहीं मिलेंगे। आप मामले की गंभीरता को समझने की कोशिश कर रहे हैं और आप कह रहे हैं वैक्सीन लगवाएंगे क्या नहीं लगवाएंगे? वैक्सीनेशन कहां तक पहुंचा वो पूछ लेंगे तो नहीं बता पाएंगे। जरूरी है और जीवन भी जरूरी है, जीविका भी बची रहे और जीवन भी बचा रहे। लोगों की जान बच कहां रही है? सवाल तो यही है मनोज जी, समय की कमी। आखिरी सवाल मैं आपसे लेना चाहूंगी, व्यवस्थाएं चरमरा रही हैं अस्पतालों की कोरोना के कहर से, आखिर व्यवस्था क्यों चरमरा गई है उत्तर प्रदेश के अस्पतालों की आपके नजर से? देखिए सबसे पहले मैं वैक्सीन पे जवाब दे दूं कि वैक्सीन मेरे चाहने से किसी को नहीं लगेगी। वैक्सीन जिसका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा और जिसको कॉल आएगा उसी को वैक्सीन लगेगी, जब जिसका नंबर होगा, जिस दिन जिसको बुलाया जाएगा उसी दिन उसकी वैक्सीन लगेगी। और ऑनलाइन
आप देखिए जिस तरह से ये गलत नहीं, मैं इनको बिल्कुल टोकना चाहूंगा, जिस तरह की ये राजनीति करते हैं इनको शर्म आनी चाहिए। कौन कहता है कि कॉल आएगा? आपने रजिस्ट्रेशन किया, आप रजिस्ट्रेशन नहीं करेंगे जब तक अपॉइंटमेंट नहीं लेंगे तो आपको कॉल कहां से आ जाएगा? आपने जनता को ये तो नहीं बताया कि आप जाकर के रजिस्ट्रेशन करिए। रजिस्ट्रेशन खुले हुए हैं, क्या आपने रजिस्ट्रेशन किया? मैंने किया, मैंने अपने परिवारों को लोगों को रजिस्ट्रेशन कराने के लिए अप्रोच किया, उन्होंने कराए भी हैं। क्या आप लोगों ने कराए थे? ना रजिस्ट्रेशन किया, आप चाहते हैं कि कॉल आ जाए? बिल्कुल। कैसी बात करते हैं आप? जानकारी बांटिए, शेयर कीजिए। आप जानकारी को दिमाग में रखेंगे तो ये ज्ञान बिल्कुल पूर्णता के समान हो जाएगा। पूरी तरीके से समझ लीजिए। अगर आप अपने किसी पत्रकार साथी को किसी मेडिकल स्टोर पर भेज दीजिए रूरल एरिया में, वहां से आपको पता चल जाएगा कि कितने लोग बीमार हैं। जानकारी दे रहे हैं, ये सबसे अच्छा तरीका, सबसे बेहतरीन। किसी भी मेडिकल स्टोर को भेज दीजिए, क्योंकि डॉक्टर देख नहीं पा रहे हैं, डॉक्टर डर रहे हैं, डॉक्टर देख नहीं पा रहे हैं चीजें। अस्पतालों की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, आपको ये पता चल जाएगा। हर गाँव, किसी गाँव में आप लखनऊ से अगर बिलोंग करते हैं तो आज हमारे लखनऊ के समाजवादी पार्टी के बड़े बलबीर सिंह चौहान जी बड़े नेता थे, बुजुर्ग थे, और खत्म हो गए कोरोना से संक्रमण। सोचिए मैं किन किन लोगों की बात करूं। ऐसा है ही नहीं कि लोग यहाँ पे बच रहे हैं, जिनके आंकड़े फेसबुक पे आ रहे हैं, मैं सिर्फ उनकी बात बता पा रहा हूँ। जो लोग ऐसे ही मरे जा रहे हैं उनके पास आंकड़े किसी के नहीं। सरकार को बहुत संयम तरीके से सच्चाई के साथ, मैंने एक बात अभी कही, ईश्वर हमेशा सत्य का साथ देता है। अगर ये सरकार अपने आप साथ करेगी, जो आंकड़े हैं सबको सामने लाएगी, निश्चित तौर पे हमारी परिस्थितियां सही होगी, क्योंकि हम सही का आकलन कर सकते हैं, झूठ का कोई आकलन नहीं किया जा सकता। बिल्कुल कंट्रोल में लाना पड़ेगा, न अस्पताल कर पाएंगे, न मरीज कर पाएंगे, न सिस्टम कर पाएगा। बिल्कुल संक्रमण का दायरा बढ़ता जा रहा है, कंट्रोल करने के लिए सरकार को सख्त कदम उठाने पड़ेंगे। एक भी आंकड़े नहीं छुपाने की कोशिश कर रही है, ठीक है, सब कुछ सामने है। ठीक है, समय की कमी है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का, बहुत बहुत शुक्रिया इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए। जवाब देना पड़ेगा, मैं मेरे पास इतना ही समय था, लेकिन आप देखते रहिए देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आर्या न्यूज।